हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग भौतिक विज्ञान में ऊष्मा एवं ताप का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं और ये हम लोग का आज चौथा पार्ट है। इसके पहली वाली क्लास में हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हल किए थे। आइए इसको देखते हैं। देखिए, 2 बर्तनों में क्रमशः 500 ग्राम व 2 किलोग्राम पानी है, जिसका तापमान क्रमशः 30 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस है। यदि दोनों बर्तनों के पानी को मिश्रित कर दिया जाए तो नए मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा। आपको बताए थे यदि दोनों मिश्रण क्या हो, पानी हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या बताए थे आपको। फार्मूला था फाइनल टेम्परेचर बराबर m1 T1 प्लस m2 T2 अपान m1 प्लस m2। तो अगर इस फार्मूले पर रखेंगे तो ये हम कितना दिया है, 500 ग्राम। कितना दिया है, 500 ग्राम गुणे टेम्परेचर कितना है, ये रहेगा आपका m1 T1। टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर है आपका 30 प्लस m2 कितना है, 2 किलोग्राम दिया है, तो ग्राम बदल लो, कितना हो जाएगा, ये 2000 ग्राम हो जाएगा। और टेम्परेचर कितना हो गया, 40 बटे m1 कितना है, 500 और m2 कितना है, 2000। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यहीं 15 और 1 2 3 जीरो लगा दो आगे, प्लस 4 दूनी 8 1 2 3 4 जीरो 1 2 3 4 और ये 2000 में अगर 500 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो अगर इसको हल करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 80,000 है और ये कितना है 15,000। तो 0 0 0 5 और 8 1 9, ये हो गया 95,000। कितना हो गया, 95,000 बटे 2500। तो 0 से 0 कट गया आपका, कितना बचा, 950। यह हल करते हैं तो 950 बटे 25, बचा हम 25 और 5 के नम 5 4 बचा, बन गया 45 पर 9 45 5 शून्य शून्य 190 बटे 5 कैंसिल कर दीजिए, 5 के नम 5 5 यहीं 15, कितना बचा, 4 बचा, बन गया 40 5 8 40। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया 38 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये फार्मूला तभी कार्य करेगा, तभी काम करेगा जब आपका दोनों मिश्रण समान हो, अर्थात पानी के साथ पानी को मिलाया जाए या बर्फ के साथ बर्फ को मिलाया जाए या तेल के साथ तेल को मिलाया जाए। अगर बर्फ के साथ पानी मिलाया जाता है, मिश्रण अलग होता है, तो ये फार्मूला हमारा काम नहीं करेगा। लिखिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन बताएं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस की 10 ग्राम बर्फ को 60 डिग्री सेल्सियस के 10 ग्राम पानी के साथ मिश्रित करने पर मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा। अब यहां देखिए क्या है, एक है बर्फ और दूसरा क्या है, पानी। यहां पर बर्फ और पानी को मिलाना है, इसके लिए m1 और m2 वाला फार्मूला नहीं लगेगा। इसमें देखिए एक क्या हो गया आपका, एक हो गया बर्फ और दूसरा क्या हो गया, पानी। और यहां पर m बर्फ का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 10 ग्राम और तापमान कितना दिया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस। जबकि पानी का द्रव्यमान कितना है, ये भी 10 ग्राम है, कितना है 10 ग्राम और तापमान कितना है 60 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इसके पहले वाली क्लास में बता चुके हैं कि अगर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलना हो तो कितनी ऊष्मा चाहिए, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस की 10 ग्राम बर्फ को अगर पिघलाना हो तो कितनी ऊष्मा चाहिए। इसके लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, अवस्था परिवर्तन हेतु Q बराबर m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये हम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया है 10 ग्राम गुणे, अगर 1 ग्राम बर्फ को पानी बदलना हो तो 80 कैलोरी चाहिए, तो गुणे किससे कर देंगे, 80 से, बराबर 8 इकानम 8, कितना हो गया ये 800 कैलोरी। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस की 10 ग्राम बर्फ को पानी में बदलना हो तो कितनी ऊष्मा चाहिए, 800 कैलोरी। अब इसका तापमान देख लेते हैं, इसके लिए क्या लगाएंगे, Q बराबर ms डेल्टा T। तो यम कितना दिया गया है 10 ग्राम गुणे यस क्या है
यस है विशिष्ट ऊष्मा, और पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 गुणे ये डेल्टा टी क्या है, ताप परिवर्तन। तो यहाँ पर तापमान कितना है, 60 है। ये 60 माइनस 0 कर सकते हो आप, कितना है 60। अब इसका देखते हैं, 6 एकन्नम 6 और 2 जीरो यहाँ पे आ गया कैलोरी। अब देखिए यहाँ पर बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस की 10 ग्राम बर्फ को पूरा पूरा पिघलने के लिए 800 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, जबकि पानी के पास कितनी ऊष्मा है, 600 कैलोरी। इसका मतलब ये हुआ ये 600 कैलोरी ऊष्मा इस बर्फ को पिघला ही नहीं पाएगी। भाई इस बर्फ को पूरा पूरा पिघलने के लिए 800 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, जबकि पानी के पास कितनी ऊष्मा है, 600 कैलोरी है। तो बताइए 600 कैलोरी ऊष्मा 800 कैलोरी की बर्फ को पिघला पाएगी, नहीं पिघला पाएगी। तो अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो इसमें बर्फ ही रहेगा और क्या रहेगा, पानी रहेगा, क्योंकि पूरी पूरी बर्फ पिघल नहीं पाएगी। तो यहाँ पर तापमान क्या होगा, नहीं बढ़ेगा, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पर जैसे 1000 कैलोरी आया होता, यहाँ पर अगर 400 कैलोरी आया होता और यहाँ पर 600 कैलोरी होता, इसका मतलब 600 कैलोरी में से 400 कैलोरी उसमें इसको पिघलाने में लग जाती है, 200 क्या होता, बच जाता, तो तापमान मिश्रण का बढ़ता। लेकिन यहाँ पर इसको पिघलने के लिए 800 कैलोरी उष्मा चाहिए थी और इसके पास कितनी है, 600 कैलोरी। तब जब दोनों को मिलाएंगे पानी और बर्फ को, तो पूरी बर्फ पिघल ही नहीं पाएगी, तापमान कहां से बढ़ेगा, आंसर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लिखिए अगला क्वेश्चन बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस की 25 ग्राम बर्फ को 60 डिग्री सेल्सियस वाले 200 ग्राम पानी के साथ मिश्रित करने पर मिश्रण का ताप क्या होगा। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया है बर्फ का, 25 ग्राम, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और पानी का द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम, तापमान कितना है 60 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखते हैं इस बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी उष्मा चाहिए। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, Q बराबर m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो द्रव्यमान कितना है 25 गुणे यहाँ पर कितना होगा 80, तो कितना हो जाएगा 25 80 कितना हो जाएगा 200, और गिरो और बढ़ा दें। तो इस 25 ग्राम की बर्फ को पूरा पूरा पानी में बदलने के लिए कितनी उष्मा चाहिए, 2000 कैलोरी। अब इसमें देखते हैं कितना ताप इसका है। तो Q बराबर ms डेल्टा T। तो ये हम क्या होगा, द्रव्यमान 200 गुणे 1 गुणे 60, तो कितना आ गया, 12000 कैलोरी, 12000 कैलोरी। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस की 25 ग्राम बर्फ को पूरा पूरा पानी में बदलने के लिए 2000 कैलोरी उष्मा चाहिए, जबकि पानी के पास कितनी उष्मा है 12000 कैलोरी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो उष्मा है ये बर्फ को क्या करेगी, पिघला देगी। क्या होगा इसमें, जो 12000 कैलोरी उष्मा है इसमें से 2000 कैलोरी उष्मा क्या करेगी, इस बर्फ को पिघला देगी, अर्थात बर्फ पानी में बदल जाएगा। बची कितनी उष्मा, तो बची उष्मा बराबर क्या करेंगे, 12000 में से 2000 घटा देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 10000 कैलोरी आ जाएगा। भाई 12000 कैलोरी था आपका और यहाँ पर 2000 कैलोरी था, तो 12000 में से 2000 कैलोरी क्या करेंगे, निकाल देंगे। ये किसके लिए, बर्फ को पिघलाने के लिए। अब हमारे पास कितनी उष्मा बची, 10000 कैलोरी उष्मा बची। अब ये 10000 कैलोरी उष्मा क्या करेगी, तापमान बढ़ाएगी। तो तापमान बढ़ाने के लिए हम लोग फार्मूला क्या कर सकते हैं, Q बराबर ms डेल्टा T। तो यहाँ पर उष्मा कितनी दी गई, कितनी बची है 10000, 10000 बराबर m क्या है, द्रव्यमान। अब देखिए जब बर्फ और पानी को मिला दिया गया है, बर्फ और पानी को मिला दिया गया है, ठीक है ना, और ये बर्फ ही क्या हो गया है, पानी बदल गया है। तो अब द्रव्यमान कितना लेंगे, 200 ग्राम ये वाला और 25 ग्राम ये वाला, दोनों लिया जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर मिश्रण बन गया है। तो 200 और 25 कितना हो गया, ये हो गया 225 गुणे बर्फ पूरी पिघल गई, पानी बदल गई है, तो विशिष्ट उष्मा क्या लेंगे, एक ही लेंगे, और डेल्टा टी क्या करना, हमको ज्ञात करना है। तो डेल्टा टी निकालना है हमको, तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा 10000 बटे 225। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 25 नवैया 225
और यहाँ 25 चौका 100 और 2 जीरो आ गया, तो बराबर डेल्टा टी बराबर कितना हो गया 400/9। जब इसको कैंसिल करेंगे हम लोग तो 9 चौक 36 हो गया, कितना बचा 4 बचा, बन गया 40, फिर 9 चौक 36, अब लगाएंगे दशमलव 4, 9 चौक 36 डिग्री सेल्सियस। इतना आंसर आ गया, लिख लीजिए। फिर अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप हमारा न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम, देखिए न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है। इन्होंने बताया था कि किसी वस्तु के ठंडी होने की दर, किसी वस्तु के ठंडी होने की दर वातावरण के साथ तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। इन्होंने बताया था कि किसी वस्तु के ठंडी होने की दर वातावरण के साथ तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। कि क्या होती है, समानुपाती होती है। किसी वस्तु के ठंडी होने की दर वातावरण के साथ तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। अर्थात इसका मतलब हुआ किसी वस्तु के तापमान तथा वातावरण के तापमान में जितना अधिक अंतर होगा, वस्तु उतनी ही जल्दी ठंडी होगी, और अंतर जितना कम होगा वस्तु उतनी ही देरी से ठंडी होगी। देखो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि किसी वस्तु के ठंडी होने की दर वातावरण के साथ तापमान के अंतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात किसी वस्तु के तापमान तथा वातावरण के तापमान में जितना अधिक अंतर होगा वस्तु उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और अंतर जितना कम होगा वस्तु उतनी ही देरी से क्या होगी, ठंडी होगी। जैसे मान लेते हैं ये हो गया सन हमारा, किसी दिन वातावरण का तापमान मान लेते हैं हम कितना रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस। किसी दिन वातावरण का तापमान क्या है 28 डिग्री सेल्सियस, और दो बर्तन रखे गए हैं और दोनों में रखा गया पानी। दोनों में क्या रखा गया है, दोनों में रखा गया है पानी। ये ए हो गया, ये वाला क्या हो गया बी हो गया, और इसमें जो पानी रखा गया है इसका तापमान मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस, और इसका तापमान क्या मान लेते हैं 8 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछा जाए या ऐसे क्वेश्चन बना दिया जाए कि किसी दिन वातावरण का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है और दो बर्तन हैं, बर्तन ए में जो पानी रखा गया है उसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, जबकि बर्तन बी में जो पानी रखा गया है उसका तापमान क्या है 8 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा बर्तन या कौन सा पानी सबसे पहले ठंडा होगा और कौन सा देर से ठंडा होगा, तो अभी क्या बताए, किसी वस्तु के तापमान तथा वातावरण के तापमान में जितना अधिक अंतर होगा वस्तु उतनी ही तेजी से ठंडी होगी। तो पहले इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, इसका इससे और इसका इससे। तो अगर 28 में से हम घटाएंगे 15, कितना हो जाए 8 में 5 गए 3 हो गया, और 2 में से गया 1, कितना आ गया 13 डिग्री सेल्सियस। और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 28 माइनस 8 बराबर कितना आ गया, ये 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो बताइए बर्तन ए पहले ठंडा होगा कि बर्तन बी पहले ठंडा होगा। किसी वस्तु के तापमान तथा वातावरण के तापमान में जितना अधिक अंतर होगा
वस्तु उतनी ही जल्दी ठंडी होगी। तो बताइए तापांतर में इसमें ज्यादा अंतर आया कि इसमें ज्यादा अंतर आया? अंतर इसमें ज्यादा आया है। तो कौन सा बीकर पहले ठंडा होगा? तो बीकर बी पहले ठंडा होगा, ठंडा होगा, जबकि बीकर ए का पानी देरी से ठंडा होगा। यही क्या है आपका? यही है न्यूटन का शीतलन नियम। इन्होंने बताया था कि किसी वस्तु का तापमान तथा वातावरण के तापमान में जितना अधिक अंतर होगा वस्तु उतनी ही जल्दी ठंडी होती है, और अंतर जितना कम होगा वस्तु उतनी ही देरी से ठंडी होगी। तो यहाँ पर एक दिन का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस था, बीकर ए में पानी रखा गया था उसका ताप 15 डिग्री सेल्सियस था, जबकि बीकर बी में जो पानी रखा गया था उसका ताप 8 डिग्री सेल्सियस था। जब दोनों का अंतर निकाली तो 28 में से 15 माइनस करेंगे कितना आ गया? 13 डिग्री सेल्सियस, और 28 में से जब 8 माइनस करेंगे आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए अंतर किसमें ज्यादा आया है? अंतर इसमें ज्यादा आया है। तो वस्तु कौन सी पहले ठंडी होगी? जिसका अंतर ज्यादा होगा, अर्थात बीकर बी पहले ठंडा होगा और बीकर ए देर से ठंडा होगा। लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टाइप बताएं। अगला टाइप हमारा ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऊष्मा का संचरण कैसे होता है। ऊष्मा का संचरण हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। तो एक पॉइंट लिख लेंगे, ऊष्मा का संचरण अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। हमें ऊष्मा हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर चलती है। संचरण मतलब होता है चलना। और ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? 3 यहां लिख लेते हैं। पहली विधि है चालन। पहली विधि कौन सी है? चालन। दूसरी है संवहन, और तीसरी क्या है? विकिरण। तो ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं, जिसमें पहला है चालन, कंडक्शन, दूसरा है संवहन, कन्वेक्शन, और तीसरा है विकिरण, रेडिएशन। पहला है चालन। ऊष्मा संचरण के लिए 3 विधियां होती हैं, जिसमें पहला क्या है? चालन विधि, दूसरा है संवहन विधि, और तीसरा क्या है? विकिरण विधि, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो पहले चालन विधि के बारे में जानते हैं। पहले क्या जानते हैं? चालन विधि के बारे में, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है कंडक्शन। तो चालन विधि में होता क्या है? चालन विधि में बिना परमाणुओं की वास्तविक गति से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। जैसे अगर ये लोहे का एक छड़ ले लें हम, और इतना भाग, लोहे का इतना भाग अगर हम आग में रखें, किस में रखें? आग में रखें, इतने भाग को अगर गर्म करें तो धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे ये भी पोर्शन क्या होता है? गर्म होने लगता है। यहाँ पे होता क्या है? अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं, जबकि जो गर्म अणु होता है अपनी ऊष्मा पास वाले अणु को ट्रांसफर कर देता है। अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं। जो तप्त अणु है, जो तप्त अणु है या गर्म अणु है, अपनी ऊष्मा अपने पास वाले अणु को ट्रांसफर कर देते हैं, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? इस विधि में बिना परमाणुओं की गति की ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसमें परमाणु की गति क्या हो रही है? नहीं हो रही है। यहां पर परमाणु उठ के यहां नहीं जा रहे हैं, परमाणु उठ के यहां नहीं जा रहे हैं। अगर मान लो इसको हम मान लें ये अंदर से परमाणु ये गर्म हो रहे हैं, ठीक है ना, और उसके बाद यहां भी परमाणु है।
तो ये जब परमाणु गर्म हो जाएगा तो ऊष्मा अपने बगल वाले परमाणु को देगा, ये वाला अब इसको देगा, ये वाला इसको देगा, ये वाला बगल वाले को देगा, ये वाला इसको देगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर संचरण करने लगेगी। तो याद रखिएगा, चालन विधि में बिना परमाणुओं की गति के, परमाणु गति नहीं करते हैं, अपने स्थान पर ही रहते हैं, बिना परमाणुओं की गति के ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होती है। और होता क्या है इसमें, इसमें गर्म या तप्त अणु अपनी ऊष्मा बगल वाले अणु या परमाणु को, अणु या परमाणु को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि चालन विधि में परमाणु अपना स्थान नहीं बदलेंगे, बल्कि अपने स्थान पर रहते हुए ही अपनी ऊष्मा अपने बगल वाले परमाणु या अणु को दे देते हैं, और जो दूसरा परमाणु होगा जब वो हीट गर्म हो जाएगा तो अपनी ऊष्मा अपने बगल वाले परमाणु को दे देगा। ठीक है ना। और चालन विधि से अगर इसका उदाहरण पूछा जाए तो ठोस ठोस पदार्थों में, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है, चालन विधि द्वारा होता है। तो अगर पूछ ले क्या कि चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण किसमें होता है, तो बताएंगे ठोस पदार्थों में। द्रव और गैस में चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, किसमें होता है, सिर्फ ठोस पदार्थों में। जो ठोस होंगे उसी में ऊष्मा का संचरण ठोस विधि द्वारा होगा, जबकि द्रव एवं गैस में नहीं होगा। यहां लिख लेना क्या कि चालन विधि द्वारा द्रव तथा गैस में ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। चालन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा द्रव तथा गैस में ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, किसमें होता है, सिर्फ ठोस पदार्थों में। तो चालन विधि है क्या, ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें परमाणु या अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं, बल्कि जो गर्म अणु है अपनी ऊष्मा अपने बगल वाले परमाणु को ट्रांसफर कर देता है, और जितने भी ठोस पदार्थ हैं उन सभी में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है, जबकि द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा नहीं होता है। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं किस पे, संवहन विधि पर। किस पे, संवहन विधि। देखिए अगला है हमारा दूसरा, संवहन। और इसमें क्या होगा, चालन में क्या बताए थे, बिना परमाणु के गति के ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होती है, जबकि संवहन विधि में क्या होगा, परमाणु की गति से ही ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होगी। इसमें लिख लीजिएगा, परमाणुओं की गति से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, जबकि चालन विधि में परमाणुओं की गति नहीं हुई थी, परमाणु अपना स्थान नहीं बदले थे, जबकि संवहन विधि में क्या होगा, परमाणु अपना स्थान बदलेंगे तभी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होगी। और इसमें क्या होगा, द्रव तथा गैसों में, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है, संवहन विधि द्वारा होता है। अगर पूछा जाए
कि द्रव तथा गैस में, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया और गैस हो गया, इन सब में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा? तो इन सब में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि या कन्वेक्शन प्रोसेस द्वारा होता है। इसमें अणु अपना स्थान बदलते हैं। आप कभी पानी गर्म किए होंगे तो क्या देखते हैं, जैसे थोड़ा सा पानी गर्म होता है, ऊपर जो गर्म अणु है पानी के वो ऊपर आने लगते हैं छोटे छोटे कण के रूप में। तो जो पानी गर्म हो जाता है वो ऊपर आता है, ऊपर आता है, और जो पानी ठंडा होता है वो क्या होता है, नीचे जाता है। तो इसमें अणु क्या करते हैं, अपना स्थान बदलते हैं, तभी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो चालन विधि में क्या था, अणु अपना स्थान नहीं बदले थे, जबकि गर्म अणु अपनी ऊष्मा बगल वाले अणु को ट्रांसफर कर देता था। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है, जबकि संवहन विधि में क्या होगा, परमाणुओं की वास्तविक गति से ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है ना। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होगा, संवहन विधि द्वारा होगा। अब अगली विधि देखते हैं, कौन सी, विकिरण विधि। कौन सी है, विकिरण विधि, जिसे अंग्रेजी में रेडिएशन कहा जाता है। देखिए, ये ठोस, द्रव तथा गैस प्लस निर्वात सभी में संभव है, सभी में संभव है। अगर विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होगा तो ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा, गैस में होगा और निर्वात में होगा। जबकि चालन और संवहन विधि द्वारा, चालन और संवहन विधि द्वारा निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, जबकि विकिरण विधि द्वारा ठोस में भी, द्रव में भी तथा गैस में भी एवं निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसका अगर उदाहरण पूछा जाए, इसका उदाहरण सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आती है, पृथ्वी तक आती है किस विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा। इसका उदाहरण क्या होगा, विकिरण हो गया। अगर पूछ ले सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आती है, इसमें ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि कार्य करेगी, तो आप क्या बताएंगे, विकिरण या रेडिएशन। अब कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो चाय वाला थर्मस होता है, कि थर्मस में चाय काफी देर तक गर्म रहती है, क्यों, या बॉटल में काफी देर तक पानी ठंडा रहता है, क्यों। देख लीजिए उसको। देखिए, जैसे मान लो एक थर्मस बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या हो गया, थर्मस हो गया आपका, एक हो गया थर्मस। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, थर्मस में रखी चाय काफी देर तक गर्म रहती है, क्यों, गर्म रहती है क्यों। देखिए होता क्या है, जो थर्मस की आंतरिक दीवार है वहां पर रजत या सिल्वर की परत लगी का लेपन किया होता है, क्या, सिल्वर का लेपन किया होता है। ये क्या है आपका, सिल्वर, सिल्वर अर्थात क्या, Ag, और इसी को रजत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रजत, चांदी। थर्मस की आंतरिक दीवार पर सिल्वर या रजत का लेपन किया होता है। इसकी खासियत क्या है, ये जो पदार्थ, पेय पदार्थ इसमें रखा गया है उसकी ऊष्मा को लेता नहीं है, बल्कि क्या करता है, ऊष्मा को पेय पदार्थ को वापस कर देता है, ऊष्मा को पेय पदार्थ को क्या करता है, वापस कर देता है। और उसके बाद जो यहाँ पे ये आंतरिक दीवार है ये वैक्यूम का काम करता है। किसका काम करता है, निर्वात का काम करता है, निर्वात का कार्य करेगा। अर्थात यहाँ पर ऊष्मा के संचरण की चालन, कामा संवहन और विकिरण विधि को रोका जाता है, विधि को रोका जाता है। चालन, संवहन और विकिरण विधि को रोका जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, थर्मस में रखी चाय बहुत देर तक गर्म रहती है, क्यों, तो आपका आंसर दो प्रकार से हो सकता है। पहला, क्योंकि जो थर्मस की आंतरिक दीवार होती है
उसमें चांदी या सिल्वर या रजत का क्या किया होता है, लेपन किया होता है। इस चांदी की खासियत क्या है, जैसे इसमें अगर चाय रखी गई है, चाय, तो इसकी उष्मा को ये सिल्वर लेगा नहीं, बल्कि उसकी उष्मा को चाय को वापस लौटा देगा, तो उष्मा का क्षय नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे थर्मस में क्या करता है, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, निर्वात होता है, कई परतों में थर्मस बना होता है, तो एक प्रकार से निर्वात का काम करता है। निर्वात मतलब जहां पर वायुमंडल ना हो, कोई गैस ना हो। जब ये निर्वात है, निर्वात में क्या है, चालन, संवहन और विकिरण विधि को क्या किया जाता है, रोका जाता है, ठीक है ना। इसलिए चाय काफी देर तक गर्म रहती है। लिख लीजिए, अगला पॉइंट बताएं। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं जल का त्रिक बिंदु, ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर, जल का त्रिक बिंदु। तो जल का त्रिक बिंदु क्या है, लिखेंगे वह बिंदु जिस पर पदार्थ, पदार्थ कौन सा, जल की तीनों अवस्थाओं, जल की तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव तथा गैस, तीनों को एक साथ देखा जाता है, उसे जल का त्रिक बिंदु कहते हैं, जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। तो जल का त्रिक बिंदु क्या है, वह बिंदु, वह बिंदु जिस पर हम जल की तीनों अवस्थाओं को एक साथ देख सकते हैं, अर्थात ठोस में अगर बर्फ में रहेगा या पानी में रहेगा या भाप वाष्प में रहेगा, जिस बिंदु पर जल की तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव, गैस को देखा जा सके, उसे ही जल का त्रिक बिंदु कहा जाता है। देखिए अगर हम बनाए यहाँ फिगर, तो एक्स मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया, तापमान हो गया आपका, और ये क्या हो गया इधर, दाब, दाब अर्थात प्रेशर। तो अगर यहाँ पे अगर तापमान रखें, हम तापमान रखें 0.01 डिग्री सेल्सियस और दाब कितना रखें, 611 पास्कल, तो क्या होगा, यहाँ पर हम जल की तीनों अवस्थाओं को एक साथ देख सकते हैं। इधर क्या देख लेंगे, द्रव, गैस और क्या, ठोस। ऐसा बिंदु जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं एक साथ दिखाई दें, उसे कहा जाता है जल का त्रिक बिंदु। ऐसा बिंदु जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं एक साथ दिखाई दें, उसे क्या बोला जाता है, जल का त्रिक बिंदु बोला जाता है। इसके लिए कंडीशन क्या है, तापमान क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए 0.01 डिग्री सेल्सियस, और दाब कितना होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, 611 पास्कल। तो अगर तापमान 0.01 डिग्री सेल्सियस और दाब 611 पास्कल होगा, तो हम जल की तीनों अवस्थाओं को एक साथ देख सकते हैं। कभी कभार आंसर में इसको केल्विन में बदल दे सकता है, तो अगर 0.01 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में बदलेंगे, कितना हो जाएगा, ये 273.16 केल्विन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता सीधे सीधे कि जल का त्रिक बिंदु क्या है। जल का त्रिक बिंदु या जल की तीनों अवस्थाओं को एक साथ देखने के लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो तापमान कितना होना चाहिए, 0.01 डिग्री सेल्सियस, या इसको जब केल्विन में बदलेंगे तो कितना केल्विन हो जाएगा, 273.16 केल्विन। और दाब कितना होना चाहिए, दाब होना चाहिए 611 पास्कल। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 0.01 डिग्री सेल्सियस तापमान और 611 पास्कल पर हम जल की तीनों अवस्थाओं को एक साथ देख सकते हैं। पास्कल क्या होता है, तो दाब का
एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कितना टाइम हो देखो। अगली हेडिंग है जल का असामान्य या विचित्र व्यवहार। अगला पॉइंट देखते हैं, या विचित्र व्यवहार। जल का असामान्य या विचित्र व्यवहार। देखो होता क्या है, प्रायः हेडिंग है जल का किसी असामान्य पदार्थ को गर्म करते हैं, गर्म किए जाने पर, या विचित्र व्यवहार। गर्म किए जाने पर उसका आयतन बढ़ता है। जल का असामान्य या विचित्र व्यवहार, उसका आयतन देखो होता क्या है, बढ़ता है प्रायः, और घनत्व घटता है, और किसी भी घनत्व घटता है। पदार्थ को गर्म करते हैं, गर्म किए जाने पर। पॉइंट क्या है, किसी भी पदार्थ को अगर गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, और घनत्व क्या होगा, घटेगा। लेकिन जल के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है, बढ़ता है। जल ऐसा व्यवहार नहीं करता है, वही हमें जानना है। और घनत्व जल का विचित्र व्यवहार क्या है, याद रखिएगा कि जब किसी भी पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन या वॉल्यूम। पॉइंट क्या है, बढ़ेगा। किसी भी पदार्थ को अगर गर्म करेंगे होता क्या होता है, उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, और घनत्व बराबर होता क्या है, लेकिन जल के साथ ऐसी कंडीशन नहीं, घनत्व बराबर होता है। जल ऐसा व्यवहार नहीं करता है, वही हमें जानना है। जल का विचित्र व्यवहार क्या है, आयतन। इतना याद रखिएगा कि जब किसी भी पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन या वॉल्यूम बढ़ेगा, जबकि उसका जो घनत्व डेंसिटी होता क्या होता है, कह सकते हैं क्या। अब देखिए घनत्व बराबर होता क्या है, और घनत्व, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान एक दूसरे के बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन समानुपाती होते हैं। और द्रव्यमान और आयतन में क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते, इसमें कह सकते हैं क्या, जो आयतन और घनत्व होता है एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती। और घनत्व मतलब अगर आयतन बढ़ेगा, ये तीर जो दिखा रहे हैं ऊपर की ओर, इसका मतलब बढ़ना। अगर आयतन बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, घनत्व घटेगा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। आयतन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो घनत्व क्या होगा, घटेगा। जो आयतन और घनत्व होता है एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती, घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आयतन घटेगा, आयतन बढ़ेगा, ये तीर जो दिखा रहे हैं, आयतन और घनत्व एक दूसरे के क्या होते हैं, आयतन व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो घनत्व क्या होगा, आयतन बढ़ता है तो घनत्व घटेगा, और जब घनत्व बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो घनत्व क्या होगा, घटेगा। और अगर घनत्व बढ़ेगा, घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, तो आयतन क्या होगा, घटेगा। चलिए अब देखते हैं जल के बारे में। और घनत्व क्या कंडीशन क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जल का व्यवहार देखते हैं, किसका, जल। आयतन बढ़ता है तापमान घनत्व घटेगा, और जब घनत्व बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, घटेगा। 4 डिग्री सेल्सियस नोट करें तो आगे बताएं। फिर यहाँ लिखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस, फिर लिखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। चलिए तो 3 कंडीशन। अब देखते हैं जल के बारे में है क्या कंडीशन, जल क्या रहेगा, 0 से तो जल का व्यवहार रहेगा। दूसरी कंडीशन पहले तापमान, जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा, 0 डिग्री कंडीशन से जब जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर होगा। फिर यहाँ लिखेंगे जब जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है। पहली कंडीशन क्या होता है, जब जल क्या रहेगा, और बताया थे आपको जब आयतन घटता है रहेगा, तो घनत्व क्या होता है, कंडीशन है जब जल का मतलब यहाँ पे घनत्व क्या होगा, होगा। तीसरी कंडीशन है जब जल का ताप पूछा जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, जब जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री बढ़ेगा घटेगा, तो आप क्या बताएंगे, आयतन घटेगा, जबकि घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। जबकि 4 डिग्री सेल्सियस पे घटता है, और बताए थे भी आपको जब आयतन घटता है आयतन क्या होगा, घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, जबकि जो घनत्व है वो क्या होगा। अगर पूछा जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस जल का ताप होगा, 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा घटेगा, तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा करेगा। जबकि 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व क्या होगा, घटेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन क्या होगा, देखो याद करने के लिए आप आयतन क्या होगा, न्यूनतम होगा, चाहे आयतन पकड़ लीजिए चाहे घनत्व क्या होगा,
अगर आपको ये एक पॉइंट याद हो गया क्या तो होगा? दूसरा पॉइंट अपने आप अधिकतम याद हो होगा। जाएगा। जैसे और 4 जब डिग्री जल का सेल्सियस से ताप 0 ऊपर डिग्री सेल्सियस अब से 4 आयतन डिग्री क्या होगा? सेल्सियस बढ़ेगा। किया जाए तो आयतन पर क्या इंक्रीज प्रभाव करेगा। पड़ेगा? आयतन जबकि जो घटेगा। घनत्व है, और जब घनत्व क्या आयतन होगा? घटेगा घटेगा, तो घनत्व क्या डिक्रीज होगा? करेगा। बढ़ेगा। और 4 देखो, डिग्री याद सेल्सियस करिए, पे आयतन न्यूनतम होता है, जबकि आयतन घनत्व पकड़ लीजिए अधिकतम चाहे होता घनत्व है। पकड़ लीजिए। प्रश्न भी पूछा अगर जाता आपको है ये एक कि पॉइंट जल का याद हो अधिकतम गया तो घनत्व दूसरा कितना पॉइंट होता अपने है? आप याद हो जाएगा। जैसे जल का जब जल का ताप 0 डिग्री अधिकतम सेल्सियस घनत्व। से 4 डिग्री सेल्सियस किया जाए तो जल आयतन का पर क्या अधिकतम प्रभाव घनत्व पड़ेगा? कितना होता आयतन है? घटेगा। यही होता है और जब 4 आयतन डिग्री घटेगा सेल्सियस। तो घनत्व कितना क्या होता होगा? है? बढ़ेगा। 4 डिग्री और सेल्सियस। 4 डिग्री अगर इसी को सेल्सियस केल्विन में पूछा आयतन जाए न्यूनतम होता तो है, 273 जबकि में 4 घनत्व ऐड कर दीजिए, अधिकतम कितना हो होता है। जाएगा? प्रश्न भी पूछा जाता है कि जल का एग्जाम अधिकतम में घनत्व सीधा कितना सीधा होता है? होता यही है। ऑब्जेक्टिव बन जाता है जल का कि जल का अधिकतम अधिकतम घनत्व घनत्व। कितना होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व होता तो है जल का 4 डिग्री अधिकतम सेल्सियस। घनत्व कितना और होता यही है? मान अगर यही केल्विन होता में है पूछा 4 जाए डिग्री तो सेल्सियस। मान क्या हो कितना जाएगा? होता है? 4 277 डिग्री सेल्सियस। केल्विन। अगर इसी को केल्विन तो में याद पूछा रखिएगा, जाए देखिए अभी तो क्या बताए थे? 273 में 4 प्रायः ऐड कर किसी दीजिए, भी कितना हो पदार्थ जाएगा? को गर्म किए जाने पर 277 उसका आयतन केल्विन। बढ़ता है और एग्जाम में घनत्व सीधा घटता है। सीधा यही लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव बन देखिए, जाता है जब जल को कि हम जल गर्म का कर रहे अधिकतम हैं, घनत्व इसका कितना होता तापमान है? 0 डिग्री तो जल का अधिकतम डिग्री घनत्व सेल्सियस होता ले है जा रहे 4 हैं। डिग्री सेल्सियस। तो आयतन और यही मान इसका अगर बढ़ रहा है, केल्विन में घट रहा है, पूछा आयतन जाए क्या हो रहा है? तो मान घट क्या क्या हो हो जाएगा? 200। यही है क्या? जल का विचित्र व्यवहार। सभी याद द्रवों का रखिएगा, आयतन बढ़ता देखिए, है। अभी क्या लेकिन बताए जल थे? का आयतन प्रायः क्या हो रहा है? किसी घट भी रहा है। पदार्थ को और गर्म 4 किए जाने डिग्री पर सेल्सियस उसका पे आयतन बढ़ता है जल का और आयतन घनत्व घटता है। होता है। लेकिन जबकि यहाँ देखिए, 4 डिग्री जब जल सेल्सियस को से हम ऊपर गर्म कर जाएंगे रहे हैं, तब इसका जल का तापमान आयतन 0 क्या डिग्री होगा? सेल्सियस से 4 बढ़ेगा। डिग्री सेल्सियस ले जा रहे हैं। तो आयतन और घनत्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। घट रहा है। जब आयतन यही बढ़ेगा क्या? तो जल घनत्व का घटेगा, विचित्र व्यवहार। घनत्व बढ़ेगा तो सभी आयतन द्रवों का आयतन घटेगा। बढ़ता है। एक पॉइंट लेकिन पकड़ जल लो, का चाहे आयतन आयतन पकड़ लो, चाहे घट घनत्व पकड़ और लो, 4 डिग्री इसी तरह सेल्सियस आपको पे याद करना जल है। का आयतन अब एक दो न्यूनतम होता क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसी जबकि पर 4 डिग्री सेल्सियस से देखिए, ऊपर जाएंगे एक क्वेश्चन है, तब जल का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। तो आयतन और जब घनत्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जल का जब ताप आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, घनत्व बढ़ेगा तो 0 डिग्री आयतन सेल्सियस से घटेगा। एक पॉइंट पकड़ 10 लो, डिग्री चाहे आयतन सेल्सियस पकड़ लो, चाहे घनत्व पकड़ लो, इसी तक तरह ले आपको जाते हैं। याद करना है। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर ले आधारित। जाते देखिए, हैं। एक क्वेश्चन तो है, तो जब जल का ताप आयतन पर 0 डिग्री सेल्सियस से क्या प्रभाव 10 डिग्री सेल्सियस क्या तक ले जाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं, तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब जल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो आयतन क्या होता है? घटता है। आयतन क्या होता है? घटता है। और जब 4 से ऊपर जाते हैं तो आयतन क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे हम लोग? क्या पूछा है? 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। देखिए, जब जल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो आयतन क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का आयतन 4 से ऊपर जाते हैं तो आयतन क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर क्या लिख देंगे? जल का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। आयतन क्या होगा? पहले कि जब जल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले आयतन क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस क्या ऊपर होगा? जाएंगे तो आयतन क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। तो प्रश्न इसी तरह एक क्वेश्चन और जब जल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस जब तक पानी का पहले आयतन तापमान क्या होगा? पहले आयतन घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे तो आयतन क्या होगा? 0 डिग्री बढ़ेगा। सेल्सियस तो आंसर आ जाएगा पहले घटेगा 20 फिर डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। करते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, उसके घनत्व क्वेश्चन है, पर जब पानी का तापमान क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 0 डिग्री सेल्सियस से देखिए क्या बोला है? 20 जब पानी का तापमान करते 0 हैं। डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक करते करते हैं। हैं तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप अभी जानते हैं उसके घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पर जाने में घनत्व क्या क्या होता है? प्रभाव बढ़ता पड़ेगा? है। घनत्व पर क्या और प्रभाव 4 डिग्री पड़ेगा? सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, जबकि देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस क्या बोला है? ऊपर जाने पर घनत्व जब क्या पानी होगा? का घटता है। तापमान 0 तो डिग्री आपका आंसर क्या सेल्सियस होगा? से 20 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं पहले उसके घनत्व पर बढ़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? आप अभी पहले जानते हैं बढ़ेगा। कि 0 डिग्री फिर सेल्सियस से 4 घटेगा। डिग्री सेल्सियस तक जाने में घनत्व क्या होता भाई है? 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री और सेल्सियस तक 4 जाएंगे डिग्री तो घनत्व सेल्सियस क्या पर होगा? जल का पहले घनत्व अधिकतम बढ़ेगा होता है
और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। तो आपका आंसर क्या जबकि होगा? 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। पहले बढ़ेगा फिर पहले घटेगा। यही होता है जल का विचित्र व्यवहार। घटेगा। इस पॉइंट को एकदम दिमाग में रख लीजिए आप। भाई 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे याद हो जाएगा। घनत्व क्या होगा? पहले बढ़ेगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। जबकि 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे तो घनत्व क्या होगा? नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले बढ़ेगा फिर नमस्कार, घटेगा। यही होता है जल का विचित्र व्यवहार। इस पॉइंट को एकदम दिमाग में रख लीजिए आप। एक पॉइंट याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। चाहे आयतन पढ़ लीजिए, चाहे घनत्व पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।